तो बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करके कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन इसके बाद क्या, तो बेसिकली पार्टिकल जो है वो वापस इधर की तरफ मूव करेगा, बिकॉज यहाँ पर तो अलाउड है ही नहीं। यदि यहाँ पर आपने कंसिडर किया है कांस्टेंट वेलोसिटी से आपने पुली में खींचा, लेकिन अगर आप एक एक्सेलरेटेड कंडीशन में पुली के खींचते हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बेसिकली, और उस केस में वर्क डन भी आपका ज्यादा निकल के आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 6.4। इस एक्सरसाइज में बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो बेसिकली स्प्रिंग मास सिस्टम के केस में आपका ऑब्जर्व होता है, राइट। वन ऑफ द एग्जांपल, ओके। So the potential energy in spring mass system, this is given by half kx square, right? और k जो है वो एक कांस्टेंट होता है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू दी हुई है 0.5 न्यूटन पर मीटर, राइट। और इसमें बोला गया है कि द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन इज शोन। तो इसमें एक कर्व आपका यहाँ पे बताया हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी है, पोजीशन जो है वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और आपका जो है पैराबोलिक एक कर्व यहाँ पे देखने को मिलता है। सो दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी v विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो ये आपका जीरो है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्स है, और ये आपका पॉजिटिव आपका डिस्प्लेसमेंट है, राइट। ओके, शो दैट ए पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल, राइट। सो बेसिकली हमें बोला गया है कि E टोटल मीन्स आप बात करो काइनेटिक एनर्जी या फिर आप पोटेंशियल एनर्जी की, वो बेसिकली दोनों का सम जो है वो 1 जूल के इक्वल। बिकॉज हमने यहाँ पे बात करी थी पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन कर रहे हो, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए डिफाइन कर रहे हो, तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स आपका यहाँ पे होता है, स्प्रिंग फोर्सेस जो है। इट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 जूल, ओके। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं 1 जूल वैल्यू को, तो 1 जूल मान लीजिए कहीं ना कहीं यहाँ पे है, मान लीजिए, राइट। तो अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये आपका क्या है 1 जूल वैल्यू है। और अब यहाँ पे क्या बोला गया, सो 1 जूल मूविंग अंडर द पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मीटर। तो हमें ये बताना है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मीटर जो है, इट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही केसेस में, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपका पार्टिकल हो रहा है। इट मीन्स रिटर्न बैक आपका करेगा इस पोजीशन पे x इज इक्वल टू 2 मीटर। इट मीन्स अगर -2 मीटर इस डायरेक्शन गया तो -2 मीटर यहाँ पे मूव करने के बाद उसको वापस बैक आना पड़ेगा। सिमिलरली अगर इधर की तरफ मूव करे तो +2 मीटर के बाद आपको उसको पार्टिकल को वापस बैक आना पड़ेगा। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि अगर आपकी एनर्जी इतनी है तो आपको ये बताना है कि इतने पे रिफ्लेक्शन पार्टिकल का बेसिकली होता है। तो हमने जब जो आपका अलाउड रीजन और फॉरबिडन रीजन की जब हमने बात करी, तो हमने बताया क्या कि आपका एनर्जी या तो आपका इक्वल होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी से, या उससे ज़्यादा होना चाहिए, देन इट इज़ अलाउड। अगर इसके अंदर अलाउड की बात करें तो मेरे को ये बताइए कि ये जो वैल्यू है इसके बाद जो रीजन है वो बेसिकली क्या है, वो आपका फॉरबिडन रीजन है, ये वाला। सिमिलरली यहाँ पे भी फॉरबिडन रीजन है। ओनली अलाउड रीजन कौन सा है, ये वैल्यूज आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहीं तक ही अलाउड है। अब चेक करते हैं कि ये बेसिकली मान लीजिए एक्स नोड वैल्यू है और ये वाले भी एक्स नोड है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो रेंज है हमें वो पता करनी है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे आप बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका क्या है, बेसिकली आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से आप एनर्जी की वैल्यू आपको 1 जूल पता है, इज इक्वल टू हाफ के आपका कितना है 0.5 है, राइट। के आपका कितना आ गया 0.5 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ, और यहाँ से आपका क्या आ गया, ये एक्स यहाँ पे और स्क्वायर, और एक्स नोट बेसिकली यहाँ पे है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ से आप एक्स नोट की वैल्यू निकालोगे तो दिस कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 2 मीटर।
तो आप यहाँ पे क्लियरली चेक कर रहे हो कि ये जो पोजीशन है वही पोजीशन है जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन बताया गया कि इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्यों है। अब देखिए जब आप यहाँ से इस पॉइंट की तरफ मूव करते हो तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप इधर मूव करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मींस काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा और इस पर्टिकुलर केस में आप क्या कह सकते हो कि जब पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, इस पॉइंट पे आपका बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। देख सकते हो जब x इज इक्वल टू ±2 मीटर होगा। इट मींस यहाँ पे कुछ पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी था और यहाँ पे 0 हो गया। और अब देखिए हमने बताया क्या कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक कांस्टेंट आपकी वैल्यू होती है इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इंटर कन्वर्जेंट दोनों के अंदर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करके कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन इसके बाद क्या, तो बेसिकली पार्टिकल जो है वो वापस इधर की तरफ मूव करेगा, बिकॉज यहाँ पर तो अलाउड है ही नहीं, ये रीजन अलाउड ही नहीं है। इट मीन्स पार्टिकल के पास ओनली एक ही रास्ता है आपका पोटेंशियल एनर्जी को वापस कन्वर्ट करने का इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपका किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इट मीन्स ये जो पॉइंट है, ये जो XM आपका जो पॉइंट है, x नोड पॉइंट जो है 2 मीटर, ये बेसिकली एज ए रिफ्लेक्शन का काम करता है। इट मीन्स पार्टिकल यहाँ आएगा और इस 2 मीटर के बाद क्या है, वापस रिटर्न कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको देखने को क्या मिलेगा, पार्टिकल यूं आया और यहाँ पे रिटर्न कर गया। तो ये बेसिकली एक रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज इक्वल टू ±2। ओके, तो यही क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा गया था। तो काफी इंटरेस्टिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वही है फॉरबिडन रीजन और अलाउड रीजन वाला ही केस है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है कि आपका जो रॉकेट है वो एयर रेजिस्टेंस के अंदर यहाँ पे क्या है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे हीट यहाँ पे हो रहा है और बर्न हो रहा है उसकी वजह से। तो बेसिकली आपने देखा कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे लगेगा, Fr मान लीजिए रेजिस्टिव फोर्स लगेगा ड्यू टू एयर और एटमोस्फेयर, उसकी वजह से। अब देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स। इट मींस आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी आपका जो है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, वो बेसिकली वर्क डन के इक्वल होता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के केस में वर्क डन आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बेसिकली यहां से आप क्या कह सकते हो कि K फाइनल माइनस K इनिशियल विल बी इक्वल टू नेगेटिव। इट मींस आपका K इनिशियल इज ग्रेटर देन K फाइनल। तो यहां से आपको क्या देखने को मिला कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है रॉकेट का, वो क्या होगा, कम हो गया ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स है वो भी वर्क डन बेसिकली करेगा, नेगेटिव वर्क डन कर रहा है। इट मींस ये जो वर्क डन किया फ्रिक्शन फोर्स ने, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो आपका हीट में कन्वर्ट बेसिकली यहाँ पे हो जाता है। तो जिसकी वजह से बर्निंग हो रही है, राइट। तो ये जो बर्निंग है ये किसके एक्सपेंस में हो रही है, बिकॉज आपका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया, बिकॉज जो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट वाज यूज्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन किया आपके रॉकेट के जैकेट के ऊपर, और हीट की वजह से आपका जैकेट है वो क्या होगा, बर्न हो गया। तो यहाँ पे एक्सपेंस जो है ना, एक्सपेंस ऑफ रॉकेट काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी के एक्सपेंस पे ही आपका जो जैकेट है रॉकेट का, वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था लेकिन काफी इंटरेस्टिंग था एक तरीके से, राइट। ओके, अब इसका ये तो ए पार्ट था, ये हम डिस्कस कर रहे थे क्या, ये आपका एक्सरसाइज था 6.5। सिमिलरली इसका सेकंड बोला गया कि comets moved around sun in highly elliptical orbits. The gravitational force on the comet due to the sun is not normal to the comet's velocity, right? So yet the work done by the gravitational force over every complete orbit of the comet is 0, right? तो 0 वर्क डन वहां पे होता है कंप्लीट साइकिल में, ये हमें बताना। तो बेसिकली देखिए जब भी आपका जो सन है, यहाँ पे मान लीजिए सन है और यहाँ पे ये जो कॉमेट है कोई भी, तो बेसिकली ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। और ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स आपका है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में होता क्या है कि आप पोटेंशियल एनर्जी वहां पे डिफाइन कर दो, राइट। और ये पाथ इंडिपेंडेंट आपका यहाँ पे
वर्क डन होता है। तो W बेसिकली यहाँ पे क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो एक कंप्लीट साइकिल की बात करो तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे चला गया, इट मींस टोटल अगर आप वर्क डन बोलोगे कंप्लीट साइकिल में तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बिकॉज वर्क डन इज ए स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, दैट्स व्हाई द वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0। ओके, अब नेक्स्ट बोला गया है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब होती है तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, मूव करती है। तो ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है बेसिकली, वो थोड़ा थोड़ा अपना काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है, बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट रहता है। तो हमने ऑलरेडी चेक किया, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट। तो जैसे जैसे उसकी क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी डिक्रीज होती है, तो उसकी एनर्जी एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो गई। नाउ जैसे जैसे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका अर्थ की तरफ आएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी कम हो गई, देन यू विल से कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, टुवर्ड्स अर्थ मूव करेगा। तो उसकी स्पीड जो है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है जैसे जैसे वो नजदीक आता जाएगा, राइट। तो यहां से अगर आप देखो तो अर्थ की चारों तरफ आपने सैटेलाइट यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और यहाँ पे एनर्जी जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली यहाँ पे होती है, राइट। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगता रहता है, तो E विद टाइम आपका डिक्रीज करता रहता है, राइट। अब देखिए जैसे ही आपका एनर्जी डिक्रीज हुआ तो हमने क्या बेसिकली देखा था कि आपका जो सर्कुलर मोशन के केस में आपका जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक आपका सेंट्रीफ्यूगल जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बैलेंस होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, और जो कि आपका mv² डिवाइडेड बाई r से हमने डिफाइन किया था, और ये एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो जाता है। तो देखिए जैसे ही एनर्जी डिक्रीज होगी आपकी वेलोसिटी पार्टिकल की कम हो जाती है, इन दैट केस आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो पार्टिकल बेसिकली क्या करता है, टुवर्ड्स अर्थ जो है वो अपना जो ऑर्बिट है वो शिफ्ट कर लेता है बेसिकली, राइट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैसे जैसे अर्थ के क्लोज आता है ऑब्जेक्ट तो इसका वेलोसिटी बढ़ता क्यों है, ये बेसिकली हमें बताना। तो देखिए अगर आप बात करो यहाँ से, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, फोर्स के किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, और आप मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हो, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। तो हमने पहले ही बताया था कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज इन ऑपोजिट टू द फोर्स, राइट। तो जैसे जैसे यहां पे आप इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव करोगे, इट मींस आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगा। तो P फाइनल आप कहोगे कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल विल बी लेस देन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, राइट। और यहां से आप देख सकते हो कि अगर हम कंजर्वेटिव सिस्टम कंसिडर करें ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज E। तो E बेसिकली डिक्रीज हो रहा है लेकिन काफी स्लोली हो रहा है, बट यू कैन से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, राइट। तो देखिए जैसे जैसे आपका पार्टिकल मूव करेगा टुवर्ड्स अर्थ, तो आप क्या देख पा रहे हो कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी, इट मींस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप अर्थ के नजदीक जाओगे ना, तो ये जो पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ, इसकी जो स्पीड है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जैसे जैसे आप अंदर की साइड मूव करोगे आपका जो वेलोसिटी है पार्टिकल का वो इंक्रीज होगा, बिकॉज आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, और मैकेनिकल एनर्जी एक सिस्टम में आपकी क्या होती है, कंजर्व रहती है। अब हम इस प्रॉब्लम का आपका नेक्स्ट पार्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि है आपका डी पार्ट। बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है कि एक आदमी जो है वो आपका 15 kg का एक मास जो है उसको मूव कराता है 2 मीटर की डिस्टेंस, और 2 डिफरेंट तरीके से वो वर्क करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हमें बताना है कि किस केस में वर्क डन आपका ज्यादा होने वाला है, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और ये आपका जो एक्सरसाइज है 6.5 आपका ये डी पार्ट है। तो बेसिकली आदमी करता क्या है, पहला तरीके में क्या करता है कि आदमी मास को क्या करता है, लिफ्ट करके
और यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पे क्या करता है, इसको मूव करवाता है। सिमिलरली दूसरा मेथड वो यूज करता है कि एक पुली मास सिस्टम यहाँ पे है, तो बेसिकली ये पुली के थ्रू मास को क्या करता है, खींचता है, और मास 15 kg यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो है, बॉक्स का जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। ओके, तो दोनों ही केसेस में ये यहाँ पे कितना 2 मीटर मूव किया, तो बेसिकली ये यहाँ पे 2 मीटर करेगा तो बॉक्स ऑब्वियसली यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 मीटर ही डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। तो दोनों केसेस में हमें निकालना है किस केस में वर्क डन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें वर्क डन निकालने के लिए फोर्सेस चेक करेंगे, कितने तरीके के फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला फोर्स अगर हम बात करें इस बॉक्स के ऊपर कौन सा लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg। तो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इट मींस आप फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाओगे उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, राइट। तो इट मींस एक तो फोर्स आपका ऊपर लगा, आपने ऊपर उठा के रखा ऑब्जेक्ट को, तो जो कि एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा, राइट। और एक आप यहां पे फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, राइट। तो इस फोर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मान लीजिए आप एफ प्राइम यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। इट मींस आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को वहां पे रख रहे हो। अदरवाइज मान लीजिए कुछ एक्सेलरेशन दिया होता तो हम बोल देते कि एफ प्राइम की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, मास इनटू जो आपका एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का, वो उसके बराबर हो जाती, राइट। तो इस डायरेक्शन में आप कितना फोर्स लगा रहे हो वो आपको पता चल जाता, और फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस दैट विल प्रोवाइड द वर्क डन, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है। अदरवाइज दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि यहाँ पे जो है आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे दिया, और भी कॉम्प्लिकेटेड इसको कर सकता है, राइट। और आपको बोल दिया कि इस डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है, तो बेसिकली टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, तो वो सब चीजें आपका यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। इट मीन्स ओनली आपका अगेंस्ट ग्रेविटी ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, राइट। सिमिलरली इस केस में भी कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे नीचे mg लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हुआ। तो पहली तो बात आ गई कि वर्क डन इस केस में तो पॉजिटिव है। अब बात करी जाए इस केस में, तो यहाँ पे w देखिए कितना निकल के आया, 0, बिकॉज थीटा जो है दैट इज 90 डिग्री बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट जो कि यहाँ हो रहा है। बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन आप फोर्स ऊपर लगा रहे हो, तो बेसिकली वर्क डन विल बी 0 बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। अब इस केस की बात करते हैं, आप फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो बेसिकली वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि भी एफ की वैल्यू कितनी आती है, तो इस केस में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि बॉक्स जो है वो एक्सीलरेटेड कंडीशन में ऊपर जा रहा है या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, राइट। तो हम कंसीडर करते हैं फिलहाल कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर हम इसको मूव कर रहे हैं, तो बेसिकली उस केस में होगा क्या कि आपका एफ एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा mg के, राइट। तो यहाँ से वर्क डन कितना निकल के आया, मास आपका 15 है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आपका जो mg हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपका यहाँ पे ये हो जाता है, जो कि आपने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर किया, राइट। तो ये तो आपका आ गया जूल के अंदर वर्क डन, राइट। सो 300 जूल बेसिकली यहाँ पे निकल के आता है। अब एक केस जैसा कि मैंने बताया कि अगर बोला जाए कि एक्सेलरेटेड कंडीशन में अगर आपने पुली को खींचा है, तो उस केस में बेसिकली हुआ क्या, मान लीजिए आपको बोला गया है कि ये जो बॉक्स था आपने उसके ऊपर कोई एफ फोर्स लगाया, और ऊपर जो बॉक्स है वो कितना है, मान लीजिए ए प्राइम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और नीचे mg यहाँ पे लग रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है वर्क डन तो सेम ही होगा f इंटू 2, लेकिन अब आपको f की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे f जो है वो mg के इक्वल नहीं होगा, इसको मैं f प्राइम लिख देता हूँ ताकि आपके मन में डाउट ना आए, और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो आप कहोगे कि f प्राइम आपका ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मींस f प्राइम आपका ज्यादा है कंपेयर टू mg के, तो f प्राइम माइनस mg विल बी इक्वल टू ma, और f प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाती है, mg प्लस a के इक्वल आ जाती है। तो बेसिकली इस फोर्स से हम उसको ऊपर खींच रहे हैं, और वर्क डन आपका कितना निकल के आ जाता है उस केस में, mg प्लस a मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपका वर्क डन उस केस में आता। अगर ये बोला जाता
कि आपका एक्सेलेटेड कंडीशन में, तो ये वाला पोर्शन है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर एक्सेलेटेड कंडीशन में बॉक्स को ऊपर की तरफ खींचा होता तो क्या होता, राइट। और इस केस में अगर आपका एक्सेलेटेड कंडीशन में अगर आप ऑब्जेक्ट को धक्का मारते ऐसे, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ता अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होता तो उसके अगेंस्ट तो कुछ वर्क डन करोगे ना, तो वो वर्क डन आपका ma मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट हो जाता। अब यहाँ पे देखिए, इस डायरेक्शन में फोर्स है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन जरूर निकल के आता। और यहाँ पे अगर आपने देखो तो वर्क डन जीरो निकल के आ रहा है, बिकॉज ओनली एक्सिस्टिंग फोर्स है वो डाउनवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री एंगल। सो दिस होल टर्म यू कैन से इट इज जीरो वर्क डन। लेकिन इस केस में काफी इंटरेस्टिंग है। इस केस में आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स है। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज भी ऐड कर सकते हो कि यहाँ पर आपने कंसिडर किया है कांस्टेंट वेलोसिटी से आपने पुली में खींचा, लेकिन अगर आप एक एक्सीलरेटेड कंडीशन में पुली के खींचते हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बेसिकली, और उस केस में वर्क डन भी आपका ज्यादा निकल के आएगा। तो बेसिकली अगर सिंपल सी इसके अंदर कंक्लूजन था इसका क्वेश्चन का, वो पूछा गया था कि किस केस में आपका वर्क डन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, किस केस में वर्क डन ज्यादा होगा, पुली वाले केस में। इस वाले केस में वर्क डन आपका जीरो निकल के आता है अगेंस्ट ग्रेविटी की अगर आप बात करते हो, बिकॉज और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं, राइट। सो ये तो आपका क्या हो जाता है, एक्सरसाइज आपका हो जाता है 6.5, और काफी इंटरेस्टिंग ये आपकी प्रॉब्लम थी। अब हम डिस्कस करते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 6.6, और ये एक थ्योरेटिकल ही प्रॉब्लम दिया गया है। तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। अगर आप वर्क डन, अगर आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने पॉजिटिव वर्क डन किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी या सेम रहेगी, राइट। तो ये काफी सिंपल सी बेसिक सी बात है। तो ये एक्सरसाइज 6.6 है, ए ही ऑप्शन बोला गया इसमें। इसमें क्या बोला गया, देखिए वर्क डन आपका पॉजिटिव है, तो हमने बताया क्या कि वर्क एनर्जी थ्योरम से कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, एंड दिस इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो वर्क डन पॉजिटिव है, तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो, यहां से आप देख पा रहे हो कि पी फाइनल विल बी लेस देन पी इनिशियल। तो यहां पे आप कह सकते हो कि अगर आप पॉजिटिव वर्क डन करते हो तो आपका जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगा कंपेयर टू इनिशियल। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट। तो काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग था, राइट, कि आपका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव वर्क डन के केस में आपका क्या होता है, डिक्रीज करता है, राइट। ओके, अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। ओके, बी पार्ट में क्या बोला गया कि वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, या फिर बोला गया कि या फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिक सी बात है, देखिए फ्रिक्शन फोर्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली उस केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन ही नहीं होता, बिकॉज ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बाकी बची काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या रेजिस्टिव फोर्स के केस में आपने क्या बोला, एनर्जी आपकी डिसिपिएट होती है एनवायरनमेंट में, एनर्जी कंजर्व वहां पे नहीं रहता है। इट मींस, और ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो वर्क डन जरूर करता है, राइट, बिकॉज वो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करता है। तो नॉन जीरो वर्क डन आपको देखने को वहां पे मिलेगा, ओके। और वहां पे वर्क डन आपका कितना होता है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। और बेसिकली रेजिस्टिव फोर्स के केस में ये नेगेटिव वर्क डन बेसिकली होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में जब एनर्जी डिसिपेट होती है। तो इस केस में भी आप क्या कह सकते हो कि आपकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहां से क्लियरली चेक हो रहा है कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका डिक्रीज करता है किस केस में, जब आप बात करते हो नॉन कंजर्वेटिव रेजिस्टिव फोर्सेस की, राइट। नेक्स्ट इसका सी पार्ट बोला गया, इसमें बोला गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स और सम ऑफ इंटरनल फोर्सेज ऑफ द। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस कुछ चैप्टर्स में कि एक्सटर्नल फोर्स ही आपका क्या करता है, आपका मोमेंटम चेंज करने में, आपका क्या कहता है, टोटल मोमेंटम चेंज करने में कंट्रीब्यूट करता है। इंटरनल फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, कैंसिल आउट कर जाते हैं। दैट्स व्हाई यू कैन से मोमेंटम इज ओनली कंजर्व्ड व्हेन योर एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो बिकॉज बेसिकली हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं ना कि इंटरनल फोर्सेज की, तो इसको हम ऑलरेडी प्रीवियस कुछ चैप्टर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब इसका डी पार्ट बोला गया
कि एक इन इलास्टिक कोलिजन बोलेगी है ऑफ टू बॉडीज, ओके, सो विच डू नॉट चेंज आफ्टर बॉडीज, द क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज आफ्टर कोलिजन। कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो चेंज नहीं होती? काइनेटिक एनर्जी क्या चेंज होती है, टोटल मोमेंटम क्या चेंज होता है, या टोटल एनर्जी भी पूछा गया। तो बेसिक सी बात है, इन इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन केसेस में आपकी कंजर्व नहीं रहती है, बिकॉज इन केसेस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आपके एक्शन में आ जाते हैं, राइट। तो काफी सिंपल और काफी इंटरेस्टिंग था ये। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.7, उसको भी देख लेते हैं। थ्योरेटिकल दिया हुआ है, काफी सिंपल है, काफी इजी है। पहला बोला गया है कि इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज मोमेंटम एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व। तो देखिएगा, ईच बॉडी बोला गया है, तो मोमेंटम रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, काइनेटिक एनर्जी भी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन टोटल की अगर हम बात करें, टोटल मोमेंटम और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, या फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल के अंदर आपका क्या है, कंजर्व नहीं रहता, राइट, बिकॉज वहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो इंडिविजुअल के केस में आप कह सकते हो कि कांस्टेंट नहीं रहती काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के बाद चेंज होती है। तो इट मींस ये स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट, बिकॉज इंडिविजुअल पार्टिकल का कंजर्व नहीं रहता है मोमेंटम या फिर एनर्जी। अब इसका बी पार्ट बोला गया कि द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग। तो ये तो बात बिल्कुल ही गलत होगी, बिकॉज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या नहीं होती, कंजर्व नहीं होती। तो बेसिकली सारे फोर्सेस के केस में ये ट्रू नहीं है, तो इट मींस इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ अब बात करते हैं इसकी सी पार्ट की। इसमें बोला गया कि वर्क डन इन द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए क्लोज्ड लूप इज जीरो फॉर एवरी टाइप ऑफ फोर्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स होगी। क्यों? एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन में वर्क डन जीरो होने का मतलब क्या है? इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर हम बात करें तो वर्क डन एक स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, तो एक कंप्लीट साइकिल में आपका वर्क डन जीरो निकल के आएगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में होता क्या है, बेसिकली वहां पे पाथ डिपेंडेंट आपका वर्क डन होता है। तो इवन आप एक क्लोज्ड पाथ कर दिए, लेकिन आप मूव तो करें ना, कुछ पाथ तो फॉलो किया, तो वर्क डन उस केस में नॉन जीरो होगा जब आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हो। तो इट मींस आपका ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है कि हमेशा क्लोज लूप में वर्क डन जीरो निकल के आता है। इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपका वर्क डन नॉन जीरो भी आ जाता है, राइट, ओके। अब इसका लास्ट पार्ट है डी पार्ट। बोला गया कि इन इलास्टिक कोलिजन आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होती है, या फिर कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है हमेशा। तो ऑब्वियस ही बात है, इन इलास्टिक कोलिजन्स में आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करता है, तो जिसकी वजह से आपका क्या, यही स्टेटमेंट हो गई, नेगेटिव वर्क डन होता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आपकी बेसिकली डिक्रीज हो जाती है सिस्टम में इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन्स, राइट। तो ये भी काफी सिंपल आपका एक्सरसाइज था। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज भी क्या बोला गया है, काफी इजी है, थ्योरेटिकल है, तो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बोला गया है कि इलास्टिक कोलिजन्स के केस में when two billiards balls strike, the total kinetic energy conserved during the short time। तो ये पूछना चाह रहा है कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है? तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कोलिजन्स को इंट्रोड्यूस किया। हमने वहां पे देखा कि ड्यूरिंग कोलिजन आपका काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह बिहेव करता है। ड्यूरिंग कोलिजन आपका काइनेटिक एनर्जी किसमें स्टोर हो जाता है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है ड्यूरिंग कोलिजन। इट मींस बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कंजर्व रहता है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या रहता है, आपका नॉन जीरो रहता है। इट मींस काइनेटिक एनर्जी आपका पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से यू कैन से कि आपका ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व नहीं रहता है, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी हमेशा आपका कंजर्व रहेगा इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन्स, राइट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने थ्योरीज देखी थी, राइट। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन। तो देखिए, जब भी हम बात करें इलास्टिक कोलिजन की, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं नो डाउट,
लेकिन एक्सटर्नल जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स टोटल सिस्टम में आपका क्या आता है, 0 आता है। इलास्टिक कोलिजन हम बात करें, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ओनली इंटरनल फोर्सेस होते हैं, वो भी कंजर्वेटिव होते हैं, राइट। स्प्रिंग मास सिस्टम आप कंसिडर कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी सेड कि आपका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग कोलिजन, राइट। लेकिन इसमें पूछा गया है कि क्या मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो बेसिकली देखिए टोटल फोर्स हमेशा सिस्टम पे 0, इट मींस मोमेंटम हमेशा सिस्टम का कंजर्व रहेगा ड्यूरिंग कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, डजंट मैटर। ओके, अब इसका सी पार्ट है, व्हाट आर द आंसर ऑफ ए एंड बी इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। देखिए इनइलास्टिक कोलिजन में पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट ही नहीं होता, लेकिन स्टिल इन दोज केसेस आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहता ही नहीं है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, बिकॉज वहां पे एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रहा सिस्टम के ऊपर इन केस ऑफ कोलिजन जब हम डिस्कस करते हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन्स में ओनली मोमेंटम कंजर्व रहता है, एनर्जी जो है वो आपकी कंजर्व नहीं रहती है। अब इसका डी पार्ट देखते हैं कि इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 बिलियर्ड बॉल्स डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर्स, इज द कोलिजन इलास्टिक और इन इलास्टिक, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो बेसिकली देखिए ये बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहली बात आती है कि पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का केस यहाँ पे आ जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी आप ओनली डिफाइन किसके लिए करते हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए करते हो, या फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द सेपरेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। इट मींस आपका ये स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में आपने देखने को मिला कि आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन दोज केसेस। तो जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी उस कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, राइट। सो वो कोलिजन कौन सी रहेगी, इलास्टिक कोलिजन रहेगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स, ये एक्सरसाइजेस थी जो कि थ्योरेटिकल आपकी यहाँ पे थी और काफ़ी इजी भी थी। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है उनको डिस्कस करेंगे। और आई होप कि यहाँ पे आपके जो कुछ क्वेश्चंस थे वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। मेनली एक आपका जो रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन था यहाँ पे इस प्रॉब्लम में, और यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना था अगेंस्ट ग्रेविटी, और 2 डिफरेंट केसेस यहाँ पे दिए हुए थे। सो आई होप कि काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टेड लगा होगा आपको, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।